So class 12th, chapter 10, biomolecules. In text question we are going to do. पहला क्वेश्चन, ग्लूकोज और सुक्रोज पानी में सॉल्युबल होते हैं जबकि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन नहीं होते, ऐसा क्यों है? रीज़न पूछ रहा है। तो ग्लूकोज और जो हमारा सुक्रोज होते हैं इनके पास OH ग्रुप होता है हमारा। अब ग्लूकोज के पास 5 हैं और सुक्रोज के पास 8 हैं, ये रीज़न है। तो इसलिए ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों पानी के अंदर जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। ग्लूकोज के OH और पानी का जो H है इस तरह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा इस तरह से, जबकि हमारा साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में OH ग्रुप नहीं होते, इसीलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के साथ नहीं कर पाते, इसीलिए वो इनसॉल्युबल है। तो ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा और क्वेश्चन आता है। अगला है लैक्टोज को पानी पिला दें यानी कि उसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या मिलेगा? तो लैक्टोज जो होता है वो बना होता है बीटा डी गैलेक्टोज। ये ग्लूकोज की तरह कंपाउंड होता है और बीटा डी ग्लूकोज। अब ये बीटा डी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दोनों ग्लूकोज जैसे ही हैं ऐसा मान लेते हैं रफ। तो ग्लूकोज को राइट में रख के अगर हम गैलेक्टोज जो है उसको बाएं हाथ को रख लें, लेफ्ट हैंड साइड को रख लें, डायग्राम कैसे बनाएं उसके लिए तरीका ये है कि डायग्राम बनाना आना चाहिए। बेंजीन को लेटा के बना दो और ऐसे कॉर्नर्स पे लाइन डाल के बाकी OH H H OH OH H H OH। अब यहाँ पर जो OH है और यहाँ पर जो OH है ये दोनों मिल के पानी का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं और ईथरल बॉन्ड आ जाता है। इसको ईथर बॉन्ड कहते हैं या फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी कहते हैं। ये दोनों जुड़ जाती है। तो कॉमन सी बात है, जब ये पूरा एक हमारा कंपाउंड है लैक्टोज, जब ये टूटेगा तो वापस जिनसे मिलके बना उसी में टूटेगा, तो ग्लूकोज गैलेक्टोज में टूटेगा। डायग्राम याद होना चाहिए इसका। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है बोर्ड्स के एग्जाम में। एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है कहाँ पर? पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज। समझने वाली बात है कि जो पहले ग्लूकोज होता है ये डी ग्लूकोज से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डी ग्लूकोज मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देना। मतलब ग्लूकोज अगर मॉलिक्यूल है और उस पर लाइट मारेंगे तो क्लॉकवाइज घुमा देगा, तो वो डी ग्लूकोज है, इसको भूल जाइए। हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज पर जब हम एसीटेट ग्रुप डालते हैं तो 5 एसीटेट ग्रुप आके जुड़ जाते हैं। ये जब कंपाउंड बनेगा पेंटा एसीटेट, 5 एसीटेट आके जुड़ जाएंगे ग्लूकोज पर, उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता। देखिए ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप है, बट जब ये पेंटा एसीटेट बना तो एल्डिहाइड ग्रुप जो था ग्लूकोज वाला वो गायब हो गया। तो रीज़न पूछ रहा है। तो जो ग्लूकोज होता है वो हमारा हाइड्रोक्सिलअमीन से तो रिएक्ट कर जाता है और क्या बना देता है? ऑक्साइम बना देता है, क्योंकि ग्लूकोज के पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप NH2OH हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्ट करके एक प्रेजेंस देता है कि हाँ भाई, हमें कैसे पता कि ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है? तो हाइड्रोक्सिलअमीन ग्लूकोज के साथ हाइड्रोक्सिलअमीन एल्डिहाइड ग्रुप के साथ रिएक्ट करके एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। ग्लूकोज है, ग्लूकोज में एक जगह CHO है शुरुआत में ही। CHO जहाँ भी होगा उसके साथ हाइड्रोक्सिलअमीन रिएक्ट करके एक ऑक्साइम बनाता है। तो ये इसलिए बना रहा है क्योंकि हमारे पास एक कार्बोनिल कार्बन है, बेसिकली हमारे पास CHO ग्रुप है कार्बन के पास, उसके पास ग्लूकोज के पास। अब होता क्या है, ये इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। एक होता है साइक्लिक, एक होता है ओपन। साइक्लिक मतलब जो मैंने ऊपर बताया ऐसे वाला साइक्लिक है, और एक ओपन होता है खड़े वाला। तो बेसिकली NH2OH का रिएक्ट करके ये दे देता है। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे ऐसे और हमारा दे दिया। उसके बाद देन पेंटासिटेट जो होगा वो NH2OH का रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि पेंटासिटेट जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बनाता। ये लाइन आएगी, ये ही लाइन लिखनी है।
यहाँ पे दिया भी है, ये देखिए हमारा ये ग्लूकोज है बेसिकली। और एक सेकंड छोटा कर लेते हैं इसको, तब जाके ज़्यादा समझ आएगा। ये ग्लूकोज है, ये रहा, छोटा कर ले, यस, ये हमारा ग्लूकोज है। ये याद होना चाहिए, इजी है। ग्लूकोज को कैसे याद करें, साफ क्यों नहीं आ रहा, साफ अब आ जाएगा। ये दिख नहीं रहे बट यहाँ 4 कार्बन है, 5वां ये रहा, छठा ये रहा ऊपर, सबसे ऊपर। जो सबसे ऊपर वाला होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, और हमारा जो 5वां कार्बन होता है उसके ऊपर जो OH ग्रुप है वो अटैक कर देता है। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये वाला ओपन। अब जब ये OH 5वें कार्बन का OH पहले वाले जो है कार्बन के पास जाकर अटैक कर देगा तो बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। तो ये ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दोनों में अंतर है। साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है वो पेंटाएसीटेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो पेंटाएसीटेट के रिएक्ट करने के बाद ऊपर आप नोटिस कीजिए यहाँ पर CHO ग्रुप गायब हो गया ना, 5 एसीटेट ग्रुप आके जुड़ गए, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5, मतलब ये देखिए 1 2 3 4 5, जहाँ जहाँ OH होगा वहाँ वहाँ रिप्लेस हो जाएगा। तो जो पहला कार्बन था उसका CHO ग्रुप तो चला गया। जब CHO ग्रुप चला गया तो आप कितना भी इसमें हाइड्रोक्सिलेमिन डाल दीजिए वो रिएक्ट करेगा ही नहीं, कोई एग्जाम बनेगा नहीं। जबकि ओपन में तो है ना, ओपन में तो है, क्लोज में नहीं है, क्लोज में है ही नहीं, क्लोज में है ही नहीं तो कहाँ से करेगा। ये रीज़न है, डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी अमीनो एसिड्स की ज़्यादा होती है देन हेलो एसिड्स। अब होता क्या है, जो अमीन है बेसिकली, अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड्स में अमीन भी है और एसिड भी है। और आप नोटिस कीजिए एसिड का H अमीनो ग्रुप पे आके लग जाएगा तो ज्विटरायन बन जाएगा। तो ज्विटरायन बेसिकली जिसमें NH3+ हो और O नेगेटिव, बेसिकली ये रहा CO नेगेटिव। तो पोलैरिटी की वजह से पानी के साथ मतलब खुद के साथ भी मतलब बहुत अच्छे बॉन्ड बना लेगा, इस वजह से स्ट्रांग हो जाएगा। जबकि हेलो एसिड्स में ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्लियरली आंसर दिया है, एसिडिक और बेसिक ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके डायपोलर नेचर आ जाएगा, जिसे हम ज्विटरायन भी कहते हैं। तो डायपोलर बिहेवियर की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस होंगे। ये लाइन लिखनी ज़रूरी, ड्यू टू दिस डायग्राम के साथ ये लाइन लिखनी पड़ेगी। जबकि हेलो एसिड्स का मतलब होता है HCl, जैसे है एग्जाम्पल HF। हेलो मतलब होता है हमारा ये FCl और हेलो एसिड मतलब उनके साथ एसिड H बेसिकली। तो इन पे डायपोलैरिटी वगैरह नहीं होती। क्वेश्चन कह रहा है, एग के अंदर जो पानी होता है बॉइलिंग के बाद कहाँ चला जाता है। जब एग को बॉईल करते हैं तो प्रोटीन जो उसके अंदर होती है वो डीनेचर हो जाती है और कोआगुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, बेसिकली जम जाती है। जब अंडे को बॉईल करते हैं, जो पानी जो प्रेजेंट होता है वो कोआगुलेटेड प्रोटीन के अंदर चला जाता है विद हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए वो पानी गायब हो जाता है, अंदर ही होता है वो। अगला क्वेश्चन, विटामिन C हमारी बॉडी में क्यों नहीं स्टोर हो सकती। तो विटामिन B और C दोनों के दोनों, B और C वो पानी के अंदर सॉल्यूबल हैं, मतलब पानी जैसे बॉडी से बाहर, तो विटामिन B और C दोनों बाहर। अगला क्वेश्चन, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं बनेंगे जब एक न्यूक्लियोटाइड जो है DNA से, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम DNA कंटेनिंग थियामिन इज हाइड्रोलाइज्ड। तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो है वो DNA कंटेनिंग थियामाइन जो हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारा मिलेगा थियामिन βD2 डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फोरिक एसिड। एक होता क्या है, मैं एक बात बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सी इजी सी टर्म है। हमारा एक नाइट्रोजिनस बेस होगा, बेस वो बेंजीन की तरह दिखता है, बेंजीन की तरह होता नहीं इस तरह से। एक साइड में फॉस्फेट ग्रुप होगा PO4 ग्रुप, एक तरफ होगा हमारा
एक नाइट्रोजीनियस बेस जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थियामिन, तो जो हम दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। तो जब उसने हमसे कह दिया कि थियामिन वाला है, तो कॉमन सी बात है नाइट्रोजन बेस तो हमारा थियामिन वाला होगा, तो थियामिन वाला मिलेगा, राइबोज शुगर मिलेगा और फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। तीन चीज़ें मिलती हैं। कह रहा है जब आरएनए को पानी पिलाया जाता है तो देर इज़ नो रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट बेसिस ऑब्टेन्ड। व्हाट डज दिस फैक्ट सजेस्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए? जब हम देखो डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है इस तरह से, और उसमें पेयरिंग होती है। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे करके ये पेयरिंग है। एडेनिन हमेशा किसके साथ, थियामिन के साथ करेगा, और ऐसे डबल बॉन्ड के साथ, और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में, इस तरह से। जब भी डीएनए को हाइड्रोलाइज करेंगे तो एडेनिन जितना होगा उतना ही तो थियामिन होगा भाई। जब एडेनिन थियामिन के साथ जुड़ता है इस तरह से, तो जितना एडेनिन उतना ही थियामिन, और जितना गुआनिन उतना ही साइटोसिन। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं जब आरएनए को हाइड्रोलाइज करेंगे तो वहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं होती है, क्योंकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना। सिंगल स्ट्रैंड में हमें थोड़ी पता है कि कितने एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन है, इस तरह से। क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड में तो पता है भाई, जितने एडेनिन होंगे उतने ही तो थियामिन होंगे, जितने थियामिन उतने एडेनिन, इस तरह से। तो यहाँ पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन खत्म होते हुए